गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में लेटेस्ट हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। मौर्य वंश का 3 लेक्चर हम ले चुके हैं और तीनों ही लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा और ये आज आखिरी लेक्चर है। उसके बाद मौर्य वंश के बारे में हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे। इसके बाद मौर्य वंश से पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा यदि आप हमारे द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो ढंग से पढ़ लेते हैं। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाले मौर्य वंश से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेंगे। तो आइए बिना कोई समय व्यर्थ गवाए, बिना कोई समय नष्ट किए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अशोक का धम्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धम्म मतलब बौद्ध धर्म। जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का धम्म नीति को अपना लिया था, तो उसके तहत अशोक ने अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा ने बोध गया से बोधि वृक्ष यानी कि पीपल का वृक्ष लेकर श्रीलंका गया था तथा इन दोनों का ही प्रस्ताव श्रीलंका के महाराजा ने स्वीकार किया था। अपनी पुत्री को नेपाल भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक का सभी अभिलेखों में से 7वां अभिलेख सबसे लंबा है तथा सबसे छोटा अभिलेख रुमनदेही का। ये मेन फैक्ट है दोस्तों, ये क्रम अनुसार नहीं है। 3 लेक्चर पूरा हो जाने के बाद कुछ मेन फैक्ट छूट रहा था, इसको हम इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है और रुमनदेही का अभिलेख सबसे छोटा है। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक धर्म यात्रा के लिए बौद्ध गया था। 12वें वर्ष निगाली सागर गया था, जो कि नेपाल की तराई में पड़ता है। ये भी एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। 20वें वर्ष में लुम्बिनी वन गया था, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार जो है, बौद्ध अभिलेखों में, बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही प्रारंभ करवाया था। इससे पहले शिलालेखों का प्रचलन देखने को नहीं मिलता। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने करवाया था। शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली लिपि ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक होती थी। शिलालेखों की खोज सबसे पहले पादरोटी पेंथेलर ने 1950 ईस्वी में किया था तथा इसे पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ने में सफलता, यानी कि ये अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता सबसे पहले जेम्स प्रिसेप ने 1837 ईस्वी में पाई, जबकि अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 ईस्वी में ही कर ली गई थी तथा यह खोज पादरोटी पेंथेलर ने किया था। धम्म यात्रा के दौरान लुम्बिनी वन में भू राजस्व का दर घटाकर 1/8वां भाग कर दिया गया था। यानी कि धम्म यात्रा के लिए जब अशोक लुम्बिनी वन गए थे तो वहां पर भू राजस्व कर घटाकर 1/8वां भाग कर दिया गया था तथा धार्मिक कर, जिसे बलि कहा जाता था, धार्मिक कर के रूप में जो कर लिया जाता था, जिसे बलि कहा जाता था, उसको वहां समाप्त कर दिया। यानी कि लुम्बिनी वन के आसपास के क्षेत्र में धार्मिक कर बलि को समाप्त कर दिया गया था। प्रथम पृथक शिलालेख, प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरे पुत्र समान है। नंद वंश को विनाश, ये भी एक मेन फैक्ट है। नंद वंश को विनाश करने में कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। नंद वंश को विनाश करने में कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने मौर्य वंश की सहायता की, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। नंद वंश को विनाश करने में कश्मीर के राजा प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। मौर्य काल जो रहा था, मौर्य राजाओं का काल 137 वर्षों तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य काल में 10 राजा हुए हैं और वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए हैं। मुद्रा का प्रयोग अगर देखा जाए तो तांबे और चांदी का सिक्का का प्रयोग होता था। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के होते थे, पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग। पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग ये चांदी के सिक्के होते थे। तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के होते थे, मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी।
मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी। लोक कला में देखा जाए तो यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों का देखने को मिलता है, इससे अधिक लोक कला में ज्यादा विवरण नहीं मिलता है। तो ये था दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित आखिरी क्लास। इसके बाद हम लोग मौर्योत्तर कालीन कुछ राजा का शासन रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, जो मौर्य वंश के सीमा क्षेत्र में लगने वाले राजा का शासन था उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए इसको एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। अशोक का धर्म के बारे में आज हम लोग विशेष रूप से पढ़ रहे हैं। अशोक ने अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था तथा ये दोनों बोध गया से बोधि वृक्ष, जिसको पीपल वृक्ष कहते थे, लेकर श्रीलंका गया था तथा वहां के राजा ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का स्वागत भी किया था। अपनी पुत्री को अशोक ने नेपाल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है, सबसे छोटा अभिलेख रोमन देई का अभिलेख है। राज्यभिषेक के 10वें वर्ष अशोक बोध गया जाता है, 12वें वर्ष निगाली सागर जाता है जो नेपाल की तराई में है। यह भी एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है। 20वें वर्ष में लुम्बिनी वन जाता है, जहां महात्मा बुद्ध का लुम्बिनी वन महात्मा बुद्ध के जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले अशोक ने करवाया था और शिलालेखों में प्रयुक्त होने वाली लिपि जो थी ब्राह्मी, खरष्टी, ग्रीक और अरमाइकी 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग होता था। लेकिन पिलर लेख जो है, स्तंभ लेख में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। पिलर लेख जो कि जिसकी संख्या 7 है और 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, इसमें पिलर लेख में, स्तंभ लेख में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। जो दोस्तों जो लेक्चर में जो इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो मैं बोल देता हूं उसे भी नोट कर लीजिएगा। वह भी बातें, किताबी बातें इसमें हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं और लेक्चर में पूरा हम व्याख्या करते हैं। शिलालेखों की खोज जो है, अशोक के शिलालेखों की खोज पादरेटी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में किया था, जबकि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप नामक एक अंग्रेज थे, उसी ने प्राप्त किया था। धम्म यात्रा के दौरान लुम्बिनी में जब धम्म यात्रा का दौरा कर रहे थे, उस समय भू राजस्व का कर घटाकर वहां 1/8वां भाग कर दिया गया था। साथ ही धार्मिक कर जो बलि के रूप में लिया जाता था, धार्मिक कर को बलि कहा जाता था, उसे समाप्त कर दिया गया था। अशोक प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी मनुष्य मेरे पुत्र समान हैं। नंद वंश को विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता कश्मीर के शासक प्रवर्तक ने की थी। मौर्य काल जो है 137 वर्षों तक माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य काल में 10 राजा हुए थे, जबकि वायु पुराण के अनुसार मौर्य काल में 9 राजा हुए थे। मुद्रा का प्रयोग मौर्य काल में होता था तथा तांबे और चांदी के सिक्के चलते थे। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के होते थे, पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग। पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग, ये चांदी के सिक्के होते थे। तांबे के सिक्के भी चलते थे, जिसको मासक, अर्धमासक, काकनी और अर्धकाकनी कहा जाता है। लोक कला में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति देखने को मिलती है। इसके साथ ही मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को माना जाता है, जिसकी हत्या बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था और उसके बाद शुंग वंश का नींव रखा था। ये था दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम लेक्चर। इस तरह से हम लोग पूरा मौर्य वंश को बहुत अच्छे से पढ़े। और क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें, ताकि हमें पता चले कि वीडियो में क्या कमी है। उसे मैं अगली वीडियो में उस कमी को दूर करते हुए वीडियो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।